अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को लोगों तक पहुँचाएँ और इस सिलसिले में हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है 9 केमिस्ट्री के लेक्चर्स की। इंशाल्लाह ताला हम बाकी मैट्रिक क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इन क्लासेस के भी आपको ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करके पहुंचाएंगे। और जो हमारा बेसिक मकसद है वो ये है कि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो बच्चे जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, इंटीरियर सिंध में रहते हैं और उनके लिए जो है वो ट्यूटरिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। ठीक है ना, काफ़ी अर्सा पहले भी मैं इस चैनल पे वीडियोस डालता था, बीच में कुछ मसरूफियात की वजह से इस पर वीडियोस डालना मैंने बंद कर दी थी, लेकिन इंशाल्लाह इस सिलसिले को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा जो है वो 9 केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह ताला इन वीडियोस को अटेंड करने के बाद आपको कहीं पर भी कोचिंग लेने की या कोई भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो इस चैनल का बेसिक मकसद है वो ये है कि हम अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें और उनको इस काबिल बनाएं कि बगैर ट्यूटर के भी वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे कि मैंने बताया, वो 9 केमिस्ट्री के लेक्चर्स की सीरीज़ का पहला लेक्चर है और हम आज स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 से। जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसका ताल्लुक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ है। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो ये है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन करें। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट क्लियर आपको होना चाहिए वो ये कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री पर जाने से पहले क्यों ना हम ये बात देख लें कि मैटर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। आपने जो किसी भी डेफिनेशन मैटर की हमेशा से पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि मैटर किसी ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि जड़ घेरती है और उसका अपना क्या होता है, मास होता है। ये नॉर्मल डेफिनेशन है जो कि हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, लेकिन मैटर की बहुत अच्छी डेफिनेशन और भी है और वो दूसरी डेफिनेशन ये है कि मैटर को हम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा हम मैटर को क्यों कहते हैं, उसके पीछे आप लोगों ने शायद एक मशहूर इक्वेशन पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो पहली दफा अब आप लोग समझ लें। और वो इक्वेशन अगर आपको याद हो तो एक साहब थे आइंस्टाइन साहब, उन्होंने इक्वेशन पेश करी थी E=mc²। ये इक्वेशन देखकर क्लियरली आइडिया लगाया जा सकता है कि m जो है ना वो मास को शो करता है। किसको शो करता है? m मास है और E क्या चीज है? E एनर्जी है। तो अगर हम गौर करें तो हम मास को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारा जो दावा था अभी थोड़ी देर पहले, और वो क्या था कि मैटर किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसका अपना क्या हो। एक तो वो दावा था पहला वाला कि मैटर किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसका अपना मास हो और वो जगह घेरे। और दूसरी डेफिनेशन जो मैंने दी, जो मैंने कहा कि ये थोड़ी सी मुख्तलिफ डेफिनेशन है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम मैटर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर कोई भी ऐसी चीज है जो कि कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी हम इस मादे को एनर्जी के अंदर क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन जो है वो आपने अपने दिमाग में रखनी है। एक कौन सी वाली? वही पुरानी इजी डेफिनेशन, और वो क्या है कि मैटर कोई भी ऐसी चीज है जो जगह घेरती है और उसका अपना मास होता है। दूसरी डेफिनेशन कौन थी कि कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि भाई मैटर की जो हालतें हैं वो क्या हैं। ऑब्वियसली हम सब ने जो मैटर की हालतें पढ़ी हुई हैं और वो हमने रटे भी मारे हुए हैं कि भाई मैटर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर बुनियादी तौर से पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन बात सारी ये है कि मैटर खाली इन 3 स्टेट्स के अंदर नहीं पाया जाता कि आप सीधे बोलते हैं कि मैटर सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, लेकिन मैटर की इसके अलावा भी बहुत सारी और हमारे पास इकसाम मौजूद हैं। और वो इकसाम क्या है मैटर की, उनको भी समझना जरूरी है। तो याद रखिए कि मैटर की एक और फॉर्म कहलाती है ब्लैक होल। ठीक है, या इसी की एक सब कैटेगरी होती है न्यूट्रॉन स्टार। दूसरी जो मैटर की फॉर्म और है वो है बोस-आइन कंडेंसेट।
ये भी मैटर की एक फॉर्म है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम आगे चल के इस बीईसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे कोर्स के अंदर बोस-आइन कंडेंसेट के बारे में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास और भी मैटर की किस्म है, एक कहलाती है मैटर की किस्म जिसको हम टाइम क्रिस्टल्स कहते हैं, और फिर हमारे पास मैटर की जो और एग्जाम है उनके अंदर एक और किस्म हमारे पास है प्लाज्मा। और फिर अगर आपके लिए मैं बताना चाहूँ, वैसे तो आपके कोर्स के स्कोप से बाहर ही हो जाएगा, लेकिन फिर हमारे पास एक फॉर्म और भी है मैटर की, एंड दैट इज कॉल्ड द डार्क मैटर। तो ये तो बहुत सारी टाइप्स या कह लें बहुत सारी स्टेट्स हो गई मैटर की, तो जवाब है बिल्कुल ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता चलता हूँ, वरना आपके दिमाग में बात आएगी कि पता नहीं इन स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या मतलब मकसद है। देखिए सॉलिड के बारे में आपने सारी जिंदगी पढ़ा था कि सॉलिड किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसका डेफिनेट शेप हो और उसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम हो, यानी ये कहने के सॉलिड की मखसूस शक्ल होती है और उसका एक मखसूस हजम होता है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरी फॉर्म जो हमारे पास है वो लिक्विड की है। लिक्विड के बारे में कहा जाता है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, यानी इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। बल्कि लिक्विड के बारे में हम सब जानते हैं कि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं, आप बाल्टी में डालेंगे वो बाल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, आप उसको किसी बॉटल में डालेंगे वो बॉटल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता, और गैस बेचारी का तो दोनों चीजें ही फिक्स नहीं है, ना उसकी शक्ल फिक्स है, डेफिनेट शेप भी नहीं है, और उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। तो ये तीन तो आपने सारी जिंदगी पढ़ी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी फॉर्म्स की जो आपने पहले नहीं देखी हुई। उनमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लाज्मा की। आप बोलिए मैं स्किप करके आगे क्यों गया, उसकी कुछ वजह है, वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। प्लाज्मा हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म मैटर की। हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म से क्या मुराद है उसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम सभी बात जानते हैं कि सॉलिड को अगर गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को अगर गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। गैस को जब आप और ज्यादा गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं, क्योंकि देखिए गैस के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पर आ चुके होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़ा फासला हो जाता है और गैस में फासला बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा हो जाता है उसको आप ऐसा समझें कि लिक्विड में अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में 1 यूनिट का गैप है, तो यही चीज जब गैस बनेगी तो ये जो गैप होगा ये तकरीबन 7000 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो गैस मैक्सिमम वॉल्यूम पर आ चुकी होगी। अब अगर आप गैस को मजीद और ज्यादा क्या करोगे? गर्म करोगे, तो फिर क्या होगा? सैचुरेशन तो मैक्सिमम हो चुकी है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब अगर आपने गैस को और ज्यादा गर्म करा तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि गैस के जो एटम्स है ना वो एनर्जी इतनी ज्यादा इख्तियार कर लेंगे कि उनके इलेक्ट्रॉन्स उनके एटम से निकल कर बाहर भाग जाएंगे। और जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो याद रखना ऐसी चीज आयन बन जाती है। जब भी कोई चीज अपना इलेक्ट्रॉन लेन देन करती है तो वो आयन बन जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो पॉजिटिव वाला आयन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिव वाला आयन। आयन किसको कहते हैं? जब मैटर पर चार्ज आ जाए। तो आप सोचो कि जो गैस का एटम है उसको तुमने इतना गर्म किया, बेचारे को इतना गर्म किया कि उसको इलेक्ट्रॉन ही निकलकर एटम से बाहर भाग गया, तो पीछे जो एटम रह जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, हम जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो याद रखिएगा कि किसी भी एटम में बेटा 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक उसका सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और बाहर ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है वो भी हम आगे चलकर इंशाल्लाह देखेंगे। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी गेन कर करके न्यूक्लियस की कैप से बाहर निकल जाता है, भाग जाता है एटम को छोड़ के। पीछे बेचारा जो एटम रह जाता है ना उसके ऊपर फिर कौन सा चार्ज रह जाएगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को टाटा बाय बाय कहके भाग जाता है। तो अब ये जो मैटर की फॉर्म है ना जो कि हाईली आयोनाइज्ड हो गई, उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम को छोड़कर भाग चुके हैं। इस हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। सही है। और ये वाली फॉर्म जो प्लाज्मा वाली फॉर्म है ये आपको सारे स्टार्स पर मिलेगी। स्टार्स हम सब जानते हैं कि सूरज भी एक स्टार है। सूरज स्टार क्यों है? क्योंकि सूरज भी अपनी रोशनी खुद पैदा करता है बाकी स्टार्स की मानेंद, और सूरज के ऊपर सारा मटेरियल सब कुछ किस फॉर्म में मौजूद है? प्लाज्मा की फॉर्म में मौजूद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 15
मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सूरज की सरफेस का टेम्परेचर है खाली। तो अब उसके ऊपर गैस फॉर्म में तो रह ही नहीं सकता कोई भी मैटर, ना सॉलिड रह सकता है, ना लिक्विड रह सकता है, ना गैस रह सकता है, क्योंकि गैस को भी आप इतना गर्म कर चुके होगे, इतना गर्म कर चुके होगे कि गैस भी आपके सामने हाथ जोड़ेगी और बोलेगी भाई मेरे इलेक्ट्रॉन मुझसे निकल निकल कर बाहर भाग रहे हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और मेरे ऊपर मैं न्यूक्लियस जो पीछे रह गया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मैं तो प्लाज्मा बन गया। तो उम्मीद है आपको प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। बाद में इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे इनके बारे में, जैसे आपको बेसिक आइडिया हम दे रहे हैं। अच्छा, अब बात करता हूं मैं ब्लैक होल या न्यूट्रॉन के साथ। क्या बोलेंगे, कहाँ आप प्लाज्मा पर थे, अब दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं ये। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी स्टार्स होते हैं, जितने भी सितारे होते हैं, सब पर सारा मैटर किस फॉर्म में मौजूद होता है, प्लाज्मा या हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। सही है ना। अब ये जितने भी स्टार्स हैं ना, ये अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना मैं यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि अभी आप लोग छोटे हैं, 9th क्लास के अंदर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इंशाल्लाह समझेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जितने भी स्टार्स होते हैं उनके पास सारा मटीरियल किस फॉर्म में मौजूद होता है, मैंने बताया प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। अब स्टार के पास अपना फ्यूल होता है, वो फ्यूल वो जला रहा होता है, हाइड्रोजन गैस होती है बेसिकली उसका फ्यूल, वो फ्यूल वो जला रहा होता है और जलाता है उसको, और जला कर क्या पैदा कर रहा होता है, हाई टेम्परेचर पैदा कर रहा होता है। लेकिन फिर होता ही है कि एक वक्त ऐसा आता है कि स्टार का सारा फ्यूल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब स्टार का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तो फिर ऐसा स्टार जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और ठंडा होता जाता है, इसका टेम्परेचर माइनस में इंतहाई नीचे गिर जाता है, इंतहाई नेगेटिव में चला जाता है स्टार का टेम्परेचर, और फिर हम कहते हैं स्टार डेड हो गया, डेड स्टार बन गया। डेड स्टार को आप समझ लें क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन स्टार। अभी ये ब्लैक होल नहीं बनाया मैंने, अभी मैंने बताया कि ये न्यूट्रॉन स्टार बन गया। क्या बन गया, न्यूट्रॉन स्टार बन गया। अब अगली बात मेरी आप गौर से सुनिएगा, देखिए न्यूट्रॉन स्टार इतना ज्यादा ठंडा हो चुका होता है कि एटम एक दूसरे के ना अंदर घुस जाते हैं, इतना अंदर घुस जाते हैं एटम, तो जाहिर सी बात है कम जगह में इतना ज्यादा मास आ जाता है, इतना ज्यादा मास एक जगह में घुस जाता है कि उस न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का, लेकिन याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन स्टार पर अगर मैं आपको ले जाऊं, एक तो एक ग्रेविटेशनल पुल उसका बहुत ज्यादा होता है, तो लेकिन चले फिर भी हम मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार पर चले गए, तो अगर आप एक न्यूट्रॉन स्टार की 1 टेबल स्पून मिट्टी भी उठाना चाहोगे ना, तो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि उस 1 टेबल स्पून मिट्टी में इंतहाई मैटर घुसा हुआ होगा। इतनी ठंडक है कि एटम घुस घुस के इतनी छोटी सी जगह बना लेते हैं। अब आप बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार भी क्लियर हो गया, लेकिन ब्लैक होल क्या होता है भाई? देखो हमारा स्टार जिस दिन मरेगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार ही बनेगा। उसकी वजह ये है कि आपको लगे या ना लगे, हमारा स्टार इस कायनात में मौजूद सितारों में बहुत छोटा सा सितारा माना जाता है, बहुत छोटा स्टार है हमारा स्टार, हमारा सन जो है वो बहुत छोटे स्टार में माना जाता है। तो जो छोटे स्टार्स होते हैं ना वो मर जाते हैं, और वो मरने के बाद न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, ऐसे स्टार जो समझो सूरज के मास के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा मास रखते हैं, तो उन स्टार्स के साथ क्या होता है, उन स्टार्स के साथ ये होता है कि उनपे इतना प्रेशर पड़ता है उनकी कोर पर, कोर स्टार के सेंटर को कहते हैं, तो उस पर इतना प्रेशर पड़ता है जब अंदर की तरफ दबता है ना वो ठंडक की मानिंद, ठंडक की वजह से, तो आपको भी बताया ना मैंने कि ठंडक जब पड़ेगी तो क्या होगा, एटम एक दूसरे के अंदर घुसते चले आएंगे। तो स्टार की कोर पर इतना प्रेशर पड़ता है, ये मैं कौन से स्टार्स की बात कर रहा हूं, जिनका मास सूरज के मास के मुकाबले में 10 टाइम्स से भी ज्यादा है, यानी 10 स्टेलर मास से ज्यादा वाला स्टार। तो इतना ज्यादा लोड पड़ता है उसकी कोर पर कि वो कोर उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ये स्टार एक धमाके के साथ फट जाता है। ये स्टार एक धमाके के साथ फट जाता है, ये बड़ा स्टार, और इस धमाके को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और ये नए स्टार्स को और नई चीजों को जन्म देता है। ये अल्लाह ताला का एक निजाम है। एक स्टार अपनी उरूज को पहुंचा, फिर खत्म हुआ, खत्म होने के बाद धमाके के साथ फट गया, उसमें से छोटी छोटी चीजें बाहर आ गई। तो अब वो जो स्टार था जो कि धमाके के साथ फट गया, जो उसका बचा कुचा हिस्सा रह जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ब्लैक होल में। और ब्लैक होल के बारे में बात याद रखना कि ब्लैक होल, अगर टेक्निकल टर्म में बात करूं, थोड़ी
ना लगे आपको, तो ब्लैक होल इस कायनात की सिंगुलैरिटी कहलाती है। अब आप पूछोगे कि सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जहां पर फंक्शन डिफाइन ना हो, यानी सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह को कहा जाता है जिसको हम समझा ना सकें। सिंगुलैरिटी एक ऐसे मुकाम को कहा जाता है जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब ना कर सकूं, जिसके बारे में मैं आपको कोई वैल्यू ना दे सकूं। तो हम फिर ये कहते हैं कि यूनिवर्स का ये वो इलाका है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते का मतलब ये है कि जब भी ब्लैक होल को किसी ने जांचने की, उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी है और कोई भी सिग्नल ब्लैक होल में भेजा जाता है तो ब्लैक होल उस सिग्नल को पी जाता है। यानी ब्लैक होल में सब कुछ जा तो सकता है लेकिन ब्लैक होल से कुछ बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल के से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल से बाहर निकलना चाहता है तो उसको लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करना पड़ेगा, और लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करना मौजूदा दौर की साइंस के मुताबिक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप लाइट मारोगे तो लाइट उसके अंदर क्या हो जाएगी, वो उसको लाइट को डिस्टर्ब कर लेगा, उसको निगल लेगा। ठीक है, आप कोई सिग्नल भेजोगे वो सिग्नल भी वापसी नहीं आने वाला। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर कायनात की सारी चीजें क्या हो रही हैं, उसमें डंप हो रही हैं। ब्लैक होल के करीब से अगर आप गुजरोगे तो ब्लैक होल आपको भी अपने अंदर खींच लेगा। तो अब उसके दूसरे पार क्या है? ब्लैक होल अपने अंदर आपको खींच लिया, अब खींचकर दूसरी पार पर क्या है, वी डोंट नो। और तकरीबन हर गैलेक्सी में, गैलेक्सीज क्या होती हैं, कायनात तो पूरी एक है ना बेटा, उसमें बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो हमारी भी एक गैलेक्सी है जिस गैलेक्सी को कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे भी एक ब्लैक होल बैठा हुआ है जिस ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये किसी जमाने में एक स्टार होता था जो अब डेड हो चुका है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। बोज़ाइन कंडेंसेट के बारे में हम आपको आगे चलकर भी डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी के लिए फिर बस इतना समझ लीजिए कि ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। अभी मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे कोर्स में आगे चलकर आएगा। उसके बाद आ जाते हैं टाइम क्रिस्टल्स, क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं आएंगे तो मैं इसको अभी बता देता हूँ। टाइम क्रिस्टल बेटा ऐसी चीज को कहा जाता है जो, और ये बिल्कुल 2012 के बाद, 2012 या 14 के बाद ही डिस्कवर हुई है टाइम क्रिस्टल वाली स्टेट ऑफ मैटर। होते ये भी सॉलिड है लेकिन ये वक्त के साथ अपनी शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नॉर्मली तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता। हमने अभी आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, सॉलिड किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसका अपना एक फिक्स्ड मास हो और एक फिक्स्ड उसकी शेप हो और फिक्स्ड वॉल्यूम हो। लेकिन टाइम क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ अपनी शक्ल को क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर में से एक है। अब बात कर लेता हूँ आखिरी स्टेट ऑफ मैटर की, जो क्या है डार्क मैटर। डार्क मैटर के बारे में सिर्फ इतनी बात मैं कहूंगा कि डार्क मैटर के बारे में साइंसदान भी नहीं जानते कि वो क्या है। हम ये जानते हैं कि कायनात के अंदर ये मैटर मौजूद है, ये हमारे अपनी आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन ये मैटर कायनात के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, पर वी डोंट नो अबाउट इट। तो इसीलिए इसको डार्क मैटर कहा जाता है कि इसकी डिटेल्स अभी तक अननोन है। तो कहने का मकसद ये हुआ, ये सारी चीजें बताने के बाद, कि देखो मैटर इतना सिंपल नहीं है जितना हमने इसको समझ लिया है। अब हम वापसी अपनी बात के ऊपर आते हैं कि असल बात तो हम किसके बारे में कर रहे थे। असल बात तो हम भाई डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कर रहे थे। इधर उधर इतनी चौरंगियां घूम गए, तो भाई इसलिए घूम गए कि केमिस्ट्री का डायरेक्ट ताल्लुक मैटर के साथ होता है। तो कभी भी कोई आपसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछे तो आपने कहना है कि केमिस्ट्री मैटर के बारे में क्या क्या बताती है, स्ट्रक्चर, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन और फिर मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है केमिस्ट्री। ये तीन चीजों के बारे में केमिस्ट्री हमें बताती है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी। आप सवाल ये पैदा हुआ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, ये भी मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ अभी के लिए ही। देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। एक मैटर में ले रहा हूँ और ये मैटर आप सब लोग जानते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सुई गैस, जो हमारे घरों में नॉर्मली आती है। सुई गैस में जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है वो कौन सी गैस है, मीथेन गैस। ये तकरीबन 89 से लेकर 98% तक ये गैस पाई जाती है, मीथेन गैस। अब इस मीथेन गैस का जो अपना फॉर्मूला है वो है CH4। क्या है फॉर्मूला, CH4। अब मैं आपको इस मीथेन गैस की कुछ केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं तो आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी कि केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई इस मीथेन गैस की कंपोजिशन क्या है, तो आप जवाब में कह सकते हैं कि सर मीथेन गैस की जो कंपोजिशन है वो ये है कि इसके अंदर एक
क्या है, कार्बन का एटम है और उसके साथ 4 क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? एक कार्बन का एटम है और 4 कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। ये हो गई इसकी कंपोजिशन। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, तो चलिए ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। स्ट्रक्चर बेसिकली बेटा ज्योमेट्री को कहते हैं। अगर मैं इसी मीथेन गैस की बात करूं तो मीथेन गैस का स्ट्रक्चर इस तरह का है, मैं बना देता हूं यहाँ पर स्ट्रक्चर, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन ये आप समझ लें तो क्या होगा, मसला थोड़ी। ये स्ट्रक्चर होता है मीथेन गैस का। इस तरह से मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इसमें ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है इसकी लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, एटम के डिस्टेंसेस को एंगस्ट्रॉम यूनिट में नापा जाता है। मैं इसके बारे में बाद में आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा। तो 1.54 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, यूनिट है जो कि बॉन्ड लेंथ है, और ये जो एंगल है ये 109.5 डिग्री का है। तो अब बताओ, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि हमने आपको मीथेन गैस की 2 चीजों के बारे में बता दिया ना। कौन सी 2 चीजों के बारे में बता दिया, जल्दी से बताओ। पहली चीज मैंने बताई कि मीथेन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, मीथेन गैस के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का है। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, मीथेन गैस का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम का है। तो मैंने मीथेन गैस का तुमको कंपोजिशन भी बता दिया कि वो किससे मिलकर बनी है, और ये भी बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लूं, एक छोटी मोटी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। पहली चीज, मीथेन एक गैस होती है, गैस होना खुद एक प्रॉपर्टी है। मीथेन गैस कलरलेस होती है, सुई गैस को ओपन करे कोई कलर सामने नहीं आता। मीथेन गैस ओडोरलेस भी होती है, बू नहीं होती। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि हमने तो सुई गैस की बू सूंघी है, तो भाई वो बू मिलाई जाती है सुई गैस वालों की तरफ से ताकि लीकेज वगैरह हो तो आप आइडेंटिफाई कर सको। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दी, ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ केमिकल रिएक्शन भी करती है। तो मैंने मीथेन की आपको दरहकीकत केमिस्ट्री का थोड़ा सा फ्लेवर दे दिया कि मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, कंपोजिशन बता दी और प्रॉपर्टीज बता दी। तो मैटर की जब आप स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने लगोगे ना तो समझ जाना कि तुम मैटर, तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब अगली इंपॉर्टेंट बात एक और बताऊं मैं तुम लोगों को, वो भी सुन लो गौर से, कि ना हम सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं, रूल्स एंड लॉज। सवाल ये पैदा हुआ कैसे रूल्स एंड लॉज, तो भाई वो रूल्स और लॉज जो कि केमिकल कॉम्बिनेशंस को गवर्न करते हैं। देखो एक बात सुनो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो या तो पानी बनाते हैं H2O या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं। वो आपने कभी सुना होगा, वरना याद रखो वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं ना तो H2O भी बनता है जो कि वाटर कहलाता है, और H2O2 भी बनता है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहलाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अक्सर आपने देखा होगा जख्म वगैरह को साफ करने के लिए H2O2 यूज करते हैं, जो जख्म पर डालता है डॉक्टर, और ना पूरा एक झाग सा बन रहा होता है। खैर बहरहाल, तो कभी पी मत जाइएगा क्योंकि H2O तो जिंदगी है, H2O2 मौत है। सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ने से ना मर जाएंगे आप, ये मत सोचिएगा कि और ऑक्सीजन आ रही है अच्छा है। इसी तरह से जैसे O2 ऑक्सीजन होती है, लेकिन O3 ओजोन है, और ओजोन ब्लू कलर की, पेल ब्लू कलर की, जर्द नीले कलर की पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। तो केमिस्ट्री में ना ऐसा नहीं चलता कि ये O2 है ये O3 है, अच्छा है दोनों बहने, मैं O3 इस्तेमाल कर लेता हूँ, ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी, मौत हो जाएगी आपकी। तो खैर मैं बता ही रहा था कि अब आप ये सोचिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो वाटर बनाते हैं ना आमतौर से, H2O2 भी बनाते हैं। तो किसी रूल के तहत H2O बनाता है, किसी रूल के तहत H2O2 बनाता है। तो ऐसा तो नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे और कभी मिलने के बाद जो है वो H2O9 बना लें अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं होता, बल्कि जो भी काम होता है वो किस हिसाब से होता है, वो इस हिसाब से होता है कि कोई लॉ है या कोई प्रिंसिपल है तो उसको फॉलो करना होता है। तो देखो आज का लेक्चर हम अभी यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आज के लेक्चर में, हालांकि मैंने सोचा था मैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा दूं आज के लेक्चर में, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इतना आप हजम करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को पूरा डील करेंगे, ठीक है। तो फिर वक्त मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। आज के लेक्चर में आपने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर के साथ डील करती है। वो मैटर की किस चीज़ के साथ डील करती है बताओ जल्दी से। मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है और उसकी केमिकल
उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अच्छा हाँ, एक बात मैं और आपको चलते हुए बता दूं कि ना प्रॉपर्टीज बेटा दो तरह की होती है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसका ताल्लुक जो होता है वो इस बात के साथ होता है कि कंपाउंड ने रिएक्शंस कैसे कैसे करे हैं, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक ना इस बात के साथ होता है कि वो कंपाउंड खुद किस तरह का है। यानी मिसाल के तौर से पानी के बारे में हम आपको ये बोलेंगे पानी लिक्विड है, पानी कलरलेस है, पानी अडोरलेस है, पानी टेस्टलेस है, ये सारे हम आपको पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। या पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, ये सब चीजें जो मैंने बताई ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहा। तो जब केमिकल रिएक्शन करवाना लग जाऊं, मैं बोलूं पानी सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, पानी HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब मैं आपको, या पानी कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो ये चीजें जब मैं आपको बताने लगूं जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। तो केमिस्ट्री में फिजिकल भी पढ़नी पड़ती है और केमिकल भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखा है। तो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जब मैटर आप पढ़ोगे तो आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जो मैंने बताया कि मैटर क्या होता है। तो मैटर की डेफिनेशन जो सारी जिंदगी पढ़ते हुए आए थे वो क्या थी, मैटर किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि जगह घेरती है और उसका मास होता है। फिर मैंने अगली बात क्या बताई, ज्यादा बेटर डेफिनेशन क्या है कि मैटर एक कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है इस इक्वेशन के मुताबिक। फिर क्विक रिकैप बस इस बात का, आखिरी बात कर रहा हूं, आज का लेक्चर एंड करूंगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर आपने नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा है। आपके कोर्स में आप सॉलिड, लिक्विड और गैस और पीईसी और प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकियों के बारे में आपने नहीं पढ़ना है। तो मैंने बहरहाल उनको भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर को लाइक करिए, ठीक है ना, और आगे शेयर भी करिए बाकी बच्चों के साथ, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।